Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Isar School of Accountancy. The subject which we are going to study is Foundations in Accountancy, that is F1. इस सब्जेक्ट को F1 भी कहा जाता है और इस सब्जेक्ट का जो न्यू नेम है वो है FAB और AB, अकाउंटेंट इन बिजनेस। हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और हम ये कितने दिन में खत्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट। F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस और FAB हमारे पास तकरीबन 5-6 सेक्शंस हैं जो हमने कंप्लीट करने हैं, राइट। पार्ट ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। पार्ट बी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस कहाँ क्या होते हैं और गवर्नेंस किस तरह से की जाती है। पार्ट सी में अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम्स को देखेंगे, कंट्रोल्स एंड कंप्लायंस। पार्ट डी में लीडिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल्स एंड टीम्स। पार्ट ई पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन इन बिजनेस एंड पार्ट एफ प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। तो ये हमारा कुल जो है 6 सेक्शंस और 19 चैप्टर्स, इस पर हमारा सिलेबस बेस कर रहा है। हम इस कोर्स को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? सो वी विल बी कंप्लीटिंग दिस कोर्स एनी टाइम बिटवीन 22 to 25 days। 22 to 25 डेज से क्या मुराद है? 22 to 25 क्लासेस, ठीक है। और हर क्लास जो है वो तकरीबन 2 घंटे की होगी, 2 hours। So within this time period we are going to complete our course, जो कि हम जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो बेसिकली 1 month के ऊपर बेस्ड है कि within a month आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। कोर्स आपका जो है हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी, कम से कम 4 दिन आपने मौजूद रहना है। ये जो सब्जेक्ट है F1 का, FAB AB, इट इज बेसिकली अ थियोरिटिकल सब्जेक्ट, कंप्लीटली थ्योरी है, इसमें कोई सम्स नहीं है, लिहाजा इसमें कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है कि सम्स प्रैक्टिस करने हैं बैठ के और कैलकुलेशन करनी है। नो, इट्स जस्ट अ थियोरिटिकल पेपर। और हम अगर आप गाइडेंस फॉलो करेंगे जो मैं यहाँ पे आपको दूंगी तो आपका इंशाल्लाह ताला आपको ये पेपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगेगा, क्योंकि यूजुअली क्या होता है स्टूडेंट्स को थ्योरी पेपर बहुत बर्डन फील हो रहा होता है कि ये कितना बर्डन वाला है और कितना बोरिंग है, कितना ड्राई है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस सब्जेक्ट को बड़ा ही इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया जाए और बड़ा ही मजा आए आपको पढ़ने में, और ये हंसते खेलते खत्म भी हो जाए। तो हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होंगी, राइट, 4 classes a week। और ये जो 4 क्लासेस होंगी, जैसे कि मैंने कहा कि 2 घंटे की एक क्लास होगी, और हमारी कोशिश ये होगी कि हम इन 2 घंटों में एक चैप्टर कंप्लीट कर लें कम से कम। कुछ चैप्टर्स हैं बीच में जिनको 2 दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में, मगर इंशाल्लाह मैक्सिमम आपके जो चैप्टर्स हैं वो एक क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो 19 क्लासेस हमें चाहिए अगर देखा जाए तो। मैंने 22 to 25 क्लासेस का मार्जिन रखा है कि बीच में कुछ चैप्टर्स आ जाते हैं जो थोड़े से लंबे होते हैं और जिनको 2 दिन लग जाते हैं कंप्लीट करने में, ठीक है। अच्छा, मजे की बात यह है कि थ्योरेटिकल पेपर है, मजे की बात यह है कि इंग्लिश में है सारा का सारा, और आपको थोड़ी बहुत लर्निंग तो करनी पड़ेगी इसमें। नॉलेज जितना आप लेंगे उतना आपके जहन में रहेगा और फिर उतना आप MCQs वगैरह में प्रोड्यूस कर सकेंगे, राइट। तो आ जाते हैं जरा एग्जाम स्ट्रक्चर के ऊपर कि एग्जाम स्ट्रक्चर किस तरह का है हमारे पास, जिसमें हमें ACCA एग्जाम देगा और एग्जाम हमसे लेगा और हमसे सवालात पूछेगा। तो ये रहा आपका एग्जाम स्ट्रक्चर। सेक्शन ए 30 मार्क्स, 32 मार्क ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे और 16 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस होंगे, यानी 30 क्वेश्चंस होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे और 16 क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क का होगा, ठीक है। और ये टोटल कितने मार्क्स कंप्राइज करेगा? 76%, राइट। दिस विल बी द वेटेज ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन बी में 4 मार्क मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 6 क्वेश्चंस होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे और
इन क्वेश्चंस को क्या कहा जाता है, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस में बेसिकली एक बहुत ही छोटा सा सिनेरियो गिवन होगा और उस सिनेरियो के ऊपर 4 सवाल आपसे किए जाएंगे, या हो सकता है सॉरी इसमें लिखा है 4 सवाल किए जाएंगे आपसे, और वो 4 सवाल जो हैं आपके पास 4 भी हो सकते हैं, 2 सवाल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। बेसिकली वो आपसे 4 मार्क्स का पूछेगा, और वो कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो एग्जामिनर के ऊपर है, ठीक है। इस तरह के सिनेरियोस कितने होंगे, 6 होंगे। तो 6 4 24% आपकी सेक्शन बी की हो गई। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, थियोरेटिकल पेपर है। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। इसमें नॉलेज बेस्ड पेपर है ज्यादा, कि नॉलेज आपके पास जितनी होगी उतना आप ये पेपर अच्छे से दे सकेंगे। सबसे पहला ये हो गया नॉलेज, एंड दूसरा इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में सवालात समझ आ रहे हैं तो आप उस सवाल का सही जवाब दोगे, लेकिन अगर आपको इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि भैया वो जो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, पल्ले ही नहीं पड़ा, तो फिर आप गलत जवाब देंगे। तो ये 2 बेसिक चीजें हैं जो F1 में जिसे कहते हैं कि 2 चैलेंजेस है। नंबर 1 नॉलेज पूरी की पूरी लेना, अक्वायर करना। नंबर 2 इंग्लिश का समझ आना। वी ऑल नो दैट इंग्लिश हम एशियंस की जो है मदर टंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ के स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं आके फंस जाते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसकी मदर टंग इंग्लिश है और उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि इंग्लिश को टंग एंड ट्विस्ट करके किस तरह से एक ही सवाल को अलग अलग अंदाज से पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो आपका नाम क्या है मैं इस तरह भी पूछ सकती हूँ। आपकी तारीफ मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि तुसी कौन। मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि आप जरा अपना तारुफ कराइए। तो कितने सारे तरीके हो गए एक सवाल पूछने के। क्यों? क्योंकि मैं उर्दू जबान से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कि कितने तरीके हैं एक सवाल को पूछने के, घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, राइट। मगर अगर इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाती है थोड़ी सी गड़बड़ हमें समझने में, या कभी कभी टाइम का प्रेशर होता है हमारे ऊपर, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में मिस कर देते हैं, क्वेश्चन को मिस कर देते हैं, या क्वेश्चन सही से समझ नहीं पाते, या हमारी आंखों के आगे पर्दा आ जाता है। अगर कोई सवाल पूछ रहा है कि whether this statement is correct or not, तो हम जल्दी जल्दी में नॉट भूल गए, करेक्ट देखकर आगे बढ़ गए, आंसर टिक कर दिया। ये भी हो सकता है कि हमसे पूछा जा रहा हो which of the following statements is not true, which of the following statements is not true। जल्दी में क्या होता है, स्टूडेंट्स ये नॉट का वर्ड भूल जाते हैं, खा जाते हैं, उन्हें नजर ही नहीं आता और देख रहे हैं ओ ट्रू, तो ट्रू पे मार्क कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में सवाल पूछ क्या रहे, सवाल पूछ रहा है फॉल्स बताओ। तो ये सब होता है टाइम प्रेशर और एग्जाम प्रेशर की वजह से, मगर हमने बिल्कुल भी इसको प्रेशर नहीं लेना। हमने हंसते खेलते F1 करना है और हमने बिंदास होके ये कोर्स कंप्लीट करना है विद इन अ मंथ। इंशाल्लाह ताला आपको मैं टारगेट ये दूंगी कि आपने अगर कोर्स मेरे साथ स्टार्ट किया तो विद इन 1.5 मंथ्स आप अपने जहन में टारगेट बना लें। 1 मंथ आप मेरे साथ पढ़ेंगे, ठीक है, हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कोर्स कंप्लीट करेंगे, और इस कोर्स के कंप्लीट करने के दौरान मैं 2 टेस्ट लूंगी आपके। देयर विल बी 2 टेस्ट एंड 1 ग्रैंड टेस्ट। ओके, 2 टेस्ट होंगे, एक ग्रैंड टेस्ट होगा, और इसके अलावा जो है एक मॉक होगा। तो ये 2 टेस्ट जो है इस 1 मंथ के दौरान, और जैसे ही पूरा कोर्स खत्म होगा तो 1 ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। और फिर जब आप महसूस करेंगे कि हाँ मेरी तैयारी हुई है, मुझे मॉक देना है, तो फिर आप मॉक देने आएंगे। सो ये सारा प्रोसीजर रहेगा, और आपने जहन में टारगेट बनाना है कि जब से हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे उसके ठीक 1.5 महीने बाद आपने पेपर दे देना है। आपने पेपर दे देना है। F1 इतना बड़ा कोई नहीं है कि जिसको बहुत ज्यादा टाइम लटकाया जाए या उसको प्रोलॉन्ग किया जाए। नो, if you're going to follow my guidance, if you're going to follow as what I am telling you, इंशाल्लाह ताला ना आपको बर्डन फील होगा और आप 1.5 महीने में तैयार भी होंगे। ACCA याद रखिए एक स्मार्ट क्वालिफिकेशन है, ठीक है, स्मार्ट क्वालिफिकेशन है। और स्मार्ट इसको क्यों कहते हैं? स्मार्ट इसको इसलिए कहते हैं कि ये कम वक्त में आप इसका सफर तय कर सकते हैं, एंड इट्स अ रियली वैल्यूएबल क्वालिफिकेशन।
तो कम वक्त में सफर तय करने में समझदारी है कि आपका वक्त बचेगा, और जिन सब्जेक्ट्स में आप वाकई में इन रियलिटी बचा सकते हैं तो उसमें क्यों ना बचाएं। वैसे भी कोविड की वजह से काफी ज्यादा वक्त जाया हो चुका है बच्चों का, तो इसलिए आप F1 को भरपूर इस्तेमाल करें और 1.5 महीने में पेपर फोकस करके पढ़ें और खत्म करें, आगे बढ़ें, ठीक है। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, उसमें तो थोड़ा बहुत टाइम आपको और ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस ये वो, मगर ये सिर्फ थ्योरी है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, इंडो पाक के बच्चे जो हैं रट्टाफिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं राइट तो रट्टा करना कोई मसले वाली बात नहीं, क्योंकि ये नॉलेज बेस्ड पेपर है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत बाआसानी हो सकता है, ठीक है जी। और दूसरा ये, इस मैंने कहा रट्टा लगाना, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ACCA लर्न बाय हार्ट को प्रमोट करते हैं, नो। ACCA बिल्कुल भी लर्निंग बाय हार्ट को प्रमोट नहीं करता, रोट लर्निंग को प्रमोट नहीं करता। तो रोट लर्निंग तो है ही नहीं ना। इसके जो सवालात भी होते हैं वो इस तरह से पूछ रहे होते हैं सवालात कि जो कॉन्सेप्ट्स को चेक करें, और जब कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है तो फिर उसमें कहीं ना कहीं नॉलेज जरूरी है, मगर ये जरूरी नहीं है कि नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 कॉपी जो किताब में लिखा है वो लिखना है, नहीं। नॉलेज का मतलब है आपकी सही नॉलेज हो, आपको मालूम है बात, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आपने, और आपको ये भी मालूम है कि उसको एग्जामिनर के सामने प्रोड्यूस कैसे करना है। सो इस जब इंशाल्लाह ताला हम कोर्स में पढ़ रहे होंगे चीजें, तो बहुत सारी चीजें उस वक्त मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अभी इट्स टू अर्ली टू डिस्कस सो मेनी थिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। पहले चैप्टर पे से शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्टेक होल्डर्स एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। 3 टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं। नंबर 1 पर्पस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, एंड नंबर 3 स्टेक होल्डर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? मकसद क्या है? देखो, जब आप रियल लाइफ में होते हो, आपके आसपास कितनी सारी बिजनेसेस चल रहे हैं, तो जरा आप लोग सोचें कि क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं और क्या पर्पस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। All right. An organization is a social arrangement which pursues collective goals, which controls its own performance, and which has a boundary separating from its environment. Organization एक ऐसा social arrangement है कि जो परस्यू कर रही है या काम कर रही है, क्यों? क्योंकि उसके कुछ गोल्स हैं, वो अचीव करना चाहती है। मोर ओवर, उस गोल्स को अचीव करने के लिए उसने कोई स्ट्रैटेजी सोच रखी है, और उस स्ट्रैटेजी में एक टीम को लगाया हुआ है कि भाई आप लोग इस पे अमल दरामद करें, स्ट्रैटेजी पर चलें और गोल अचीव करके दें। तो जब वो टीम उस स्ट्रैटेजी पर चलकर गोल अचीव करने की तरफ मूव कर रही है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ है, इन एक्शन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है कि कंट्रोल करे अपनी ही टीम के परफॉर्मेंस को, देखे कि ऐसा तो नहीं कि डायरेक्शन तो गलत नहीं हो रही, कि जाना नॉर्थ में था और डायरेक्शन चेंज होके वेस्ट में चले गए, राइट, ईस्ट में चले गए, ईस्ट है राइट, तो इधर चले गए, नीचे चले गए। तो दीज आर द डायरेक्शंस के आप क्या होता है, चलते चलते बंदा, इंसान जो है रास्ता भटक जाता है। तो रास्ता नहीं भटकना, ये इंश्योर किसने करना है? ये इंश्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन ने। ओके जी। एंड इट हैज अ बाउंड्री सेपरेटिंग फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स कि वो एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में, कहीं पे जहाँ पे 4 दीवारियां हैं उसमें रहकर काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देयर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Organizations are preoccupied with performance. Organizations contain formal documented systems and procedures. Different people do different things. अलग लोग अलग काम कर रहे होते हैं, specialize करते हैं in one activity. They pursue a variety of objectives and goals, and most organizations obtain inputs and process them into outputs. देखें जी, हम जब डे टू डे लाइफ में जिंदा हैं, जी रहे हैं, तो हमारा वास्ता बचपन से लेके बड़े होते तक कहीं सारी ऑर्गेनाइजेशन से पड़ा है। क्यों? क्योंकि पैदा होते साथ तो हम स्कूल चले गए। स्कूल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ओके, पैदा होते नहीं, 4 साल के हो गए, राइट? तो स्कूल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल चले गए। अब वहां भी क्या हो रहा है? परफॉर्मेंस हो रही है, और परफॉर्मेंस को क्या किया जा रहा है? फॉर्मली उसे परफॉर्म किया जा रहा है। डॉक्यूमेंटेड सिस्टम्स है, नोटिसेस हैं, टाइम टेबल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट थिंग्स। भाई टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, तो स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ अपना काम कर रहा है,
फिर प्रिंसिपल अपना काम कर रहे हैं, एडमिन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है और हर कोई अपनी अपनी एक्टिविटी या परफॉर्मेंस में स्पेशलाइज कर रहा है। यानी अगर टीचर है, हिस्ट्री का टीचर है, तो वो हिस्ट्री का A1 टीचर है, वो हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहा है। मैं अगर अकाउंटेंसी ACCA की टीचर हूँ, ट्यूटर हूँ, तो मैं ACCA पढ़ा रही हूँ, मैं MBBS जाके कहीं भी नहीं पढ़ा रही, राइट? Then they pursue a variety of objectives and goals. Most organizations obtain inputs and process them into outputs. Organizations करती क्या है? Raw material लेती हैं, उनको process करती हैं और output में तब्दील कर देती हैं। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, क्या इसमें से कोई एक बात भी थी जिसमें मैं कहूँ कि रट्टिफिकेशन है, या ये सारी बातें ऐसी थी कि जो आपको लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत इजी है, या ये तो बहुत जनरल नॉलेज है, ये तो हमें पता है, हम स्कूल गए हुए हैं, हमने ऑब्जर्व की नहीं है ये चीजें, इट इज बट ऑब्वियस, राइट? तो इसी तरह आपको F1 पूरा का पूरा तकरीबन इसी तरह से मिलेगा कि काफी सारी बातें आपको जो है लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता था, और लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होंगी कि जो आपको पता होगा कि अच्छा ये मुझे नहीं पता था, ये मुझे अब पता चले। तो इन शॉर्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये सब आपको F1 आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज दे देगा कि आपको, ताकि पूरा बैकग्राउंड पता चले। अब आप बोलोगे कि मैम ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, भाई हमें अकाउंटेंसी सिखाओ, हमें बिजनेस क्यों सिखा रहे हो, ये तो एक बिजनेस की जनरल बात है, हमें अकाउंट सिखाओ। तो जी बेटा, आपने पूरे ACCA में अकाउंट्स ही सीखना है और अकाउंट्स के सारे रूल्स समझने, आपका पहले एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। F1 ACCA का सबसे पहला पेपर है और FIA का 5वां पेपर है, 5th पेपर। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आपका एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है, आपके जहन में एक पिक्चर लाई जा रही है कि भाई ये रियल लाइफ है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस तरह काम कर रही है, इसके अंदर ये लोग हैं, ये स्टेक होल्डर्स हैं, ऐसे प्रोसीजर्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन है, और अब यहाँ पे आपका रोल एज एन अकाउंटेंट है जिसकी पढ़ाई और दूसरे सब्जेक्ट्स में भरी हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट? ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट क्यों करते हैं? Organizations can achieve results which individuals cannot achieve by themselves. Organizations वो results achieve करके लाते हैं जो individual अकेले achieve नहीं कर सकते। अब इसकी बहुत सिंपल सी मिसाल है, मैं ACCA की ट्यूटर हूँ, ठीक है जी, I am a lecturer of ACCA. So I can teach separately, I can teach to students privately, I can do that. That's very easy for me. But I'm not going to do that because I know that I have some limitations. कि मैं जो हूँ दिन में मैक्सिमम 6 घंटे पढ़ा सकती हूँ, राइट? मेरी ये कैपेसिटी है, डेली बेस की ये कैपेसिटी है। हो सकता है विद टाइम मैं इसको इंक्रीज करके 8 आवर्स पे ले जाऊं, मगर आई डोंट थिंक सो मोर देन दैट। और ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 घंटे आपने पढ़ाया और फिर आप बाकी के घंटे आप नहीं पढ़ा सकते, आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने सोना भी है, आपने रोना भी है, आपने खाना भी खाना है, आपने बच्चों को भी लेके जाना है, आपने बहुत सारे काम जिंदगी में करने हैं। ठीक है, सिर्फ ACCA तो नहीं पढ़ाते रहूंगी ना मैं सारा दिन सारा वक्त, राइट? राइट। सो अब हम क्या करें, फिर क्या करें? तो क्या जो स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ने आए हैं उनको वापस भेज दें, टाटा बाय बाय कर दें, उनका क्या कसूर है? इसलिए क्या किया जाता है, इंस्टीट्यूट बनाया जाता है, और इंस्टीट्यूट में एक टीम है ट्यूटर्स की, फैकल्टी है ट्यूटर्स की, वो सारे के सारे मिलकर ACCA के स्टूडेंट्स को सर्व कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, राइट? अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इंस्टीट्यूट से अटैच करके क्या हुआ, मेरी ये 6 घंटे की कैपेसिटी 24/7 हो गई। मैं 24 घंटे भी चला सकती हूँ उसको, मैं दिन में 12 घंटे भी चला सकती हूँ उसको, और मेरी कैपेसिटी इसलिए बढ़ गई कि मेरे पास जितने ज्यादा ट्यूटर्स की टीम होगी उतना जो है हर घंटे हर मिनट पढ़ाया जा रहा है, राइट? ऐसा नहीं है कि मैंने 6 घंटे के बाद बस ऑफ हो गया तो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ऑफ हो गया, नो। इंस्टीट्यूट कीप्स ऑन रनिंग, ऑर्गेनाइजेशन कीप्स ऑन रनिंग। इसकी बेहतरीन मिसाल है हॉस्पिटल्स। आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स 24/7 चल रहे हैं। कैसे? कैसे? क्या एक डॉक्टर 24 घंटे काम कर सकते हैं? नो, ऐसा हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो टीम ऑफ डॉक्टर्स है, टीम है पूरी की पूरी जो शिफ्ट्स में काम कर रही है, टीम A सुबह में, टीम B रात में। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक इदारा चल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे भलाई हो रही है, इससे कम्युनिटी को सर्व किया जा रहा है। अगर सोचो हॉस्पिटल्स बंद होने लग पड़े 6 बजे तक या 8 बजे तक, तो क्या बनेगा? अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो, सडनली अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो
सो ये रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट क्यों करती हैं। नहीं तो अकेले अकेले 1.5 इंच की मस्जिद तो हर कोई बना सकता है और हर कोई बनाना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम लोग बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं जो समझदार होते हैं, वो लोग बनाते हैं जिनमें इतना तप्पड़ होता है कि वो इसको इसकी शक्ल दें। ऑलराइट, सो यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। Overcome people's individual limitations, enable people to specialize, save time, accumulate and share knowledge, enable synergy, bringing together two individuals, their combined output, and enable people to be more productive. अब बात यह है कि यहाँ पे मैं आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दूंगी और आपको जनरली भी बहुत सारी बातें पता हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फिर स्टूडेंट्स जो हैं फन में फेल हो जाते हैं, मतलब इतने इजी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। सोचने वाली बात है ना। तो बात सारी ये है कि वो या तो इंग्लिश में फंस जाते हैं, या तो नॉलेज में फंस जाते हैं, या टाइम प्रेशर उन्हें खा जाता है, या जो है एग्जाम प्रेशर उन्हें डरा देता है। ये 4 ही रीजंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है। अगर आपने नॉलेज ली हुई है, और नॉलेज का लेने का मतलब है नंबर 1 कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, नंबर 2 जो की टर्मिनोलॉजीज हैं। अब जैसे कि लिखा है ऑर्गेनाइजेशन enable people to specialize in what they do best, यहाँ पे लिखा है organizations enable synergy। अब ये बात हमने डिस्कस कर ली है, मगर इस वर्ड का मतलब हमें नहीं पता। जब मैं इसका मतलब बताऊंगी तो आप बोलेंगे हाँ ये तो ठीक है, ये तो आसान है, समझ आ गई बात। मगर अभी क्या आपको इस वर्ड का मतलब पता है, सिनर्जी? सो व्हाट इज सिनर्जी? तो अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए एग्जाम में तो फिर आप लोग फंस जाएंगे। तो ये वर्ड्स आपको आते हो, हाउ कैन यू मेक श्योर अबाउट इट? यू कैन ओनली मेक श्योर अबाउट इट इफ यू हैव फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस, इफ यू हैव फॉलोड योर मेंटोर और योर ट्यूटर्स गाइडेंस। आप अगर गाइडेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट्स which is above 90%, because this is such a paper कि जिसमें आप ये कर सकते हैं। So why waste this opportunity जब आप 90% से ऊपर आसानी स्कोर कर सकते हैं। इस मौके को हाथ से जाने ना दें, इसको लाजिम करें कि आपने इस पेपर को 1.5 महीने में क्लियर करने और 90% विद फ्लाइंग कलर्स, मोर देन दैट। ओके, सो एनेबल सिनर्जी मीन्स व्हाट? अब मैं हूँ, मुझे ACCA पढ़ाना आता है, ठीक है, ACCA का कोई भी सब्जेक्ट मैं बआसानी पढ़ा सकती हूँ। एक और ट्यूटर हैं, उनको जो है ICAW पढ़ाना आता है, तो वो बआसानी वो पढ़ा सकते हैं। तो अब होता क्या है सिनर्जी में कि अगर हम इंस्टीट्यूट की शक्ल दें तो अब ये इंस्टीट्यूट ACCA भी पढ़ा सकता है क्योंकि मैं वहां पे हूँ, और अगर कोई और ट्यूटर है जो ICAW पढ़ा सकता है तो अब ये इंस्टीट्यूट ICAW भी पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो ट्यूटर भी इस इंस्टीट्यूट के साथ अटैच्ड है। तो 2 एक्सपर्टीज एक जगह आ गई, सिनर्जी कहते हैं। आपके अंदर कोई और स्ट्रेंथ्स है, मेरे अंदर कोई और स्ट्रेंथ्स है, आपकी कुछ और क्वालिटीज है, मेरी कुछ और क्वालिटीज है। मे बी यू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, मे बी आई हैव स्पीकिंग क्वालिटीज, सो वी कैन combine these qualities and create a synergy for the organization which will become beneficial for the organization. Next, organizations enable people to be more productive. तो ये सारे reasons है जिसके लिए organization exist करती है। How organizations differ? एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं? एक दूसरे से मुख्तलिफ ओनरशिप की बुनियाद पे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं प्राइवेट, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं गवर्नमेंटल, पब्लिक सेक्टर जिन्हें कहते हैं, ठीक है, और कंट्रोल पे बेस करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आर कंट्रोल्ड बाय ओनर्स देमसेल्व्स, some organizations are controlled by people working on behalf, some organizations are controlled by government sponsored regulators। तो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कौन कर रहा है। देन एक्टिविटी, ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटी डिफरेंट होती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस किसी तरह काम करती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अलग अंदाज से काम करती हैं। कुछ हेल्थ केयर दे रहे हैं, कुछ सैलून सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ गाड़ियों की वॉशिंग कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज हैं सबकी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं। लीगल स्टेटस डिफरेंट होता है, लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप्स, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। साइज डिफरेंट होता है, कुछ स्मॉल होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, स्मॉल फैमिली बिजनेसेस, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डिफरेंट होते हैं, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, गवर्नमेंट फंडिंग और इशुइंग शेयर्स। टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है, यार कोई हाईटेक कंपनी होती है, कोई कंपनी बाबा आदम के जमाने की चीजें यूज कर रही है, मैनुअली सब चीजें कर रही है। सो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, तो बेसिकली ये सेक्टर्स हैं कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर सकती हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्टिव रॉ मटेरियल्स, एनर्जी, रिटेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेलेक्चुअल प्रोडक्शन, सर्विस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक एंड होता है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड टॉपिक व्हिच इज टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। कितनी टाइप्स होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की? नंबर 1 प्रॉफिट ओरिएंटेड। नंबर ये पहला टाइप है, जैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड कह रहे हैं या नॉन प्रॉफिट। एक ऑर्गेनाइजेशन या तो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकती है, दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकती। प्रॉफिट से हमारा मतलब है कमर्शियल, नॉन प्रॉफिट से हमारा मतलब है कि वो एनजीओ है या कोई कोई चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है या कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट, private or public sector. Private sector organizations not owned or run by central or local government, यानी कि ये कौन रन कर रहे हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर फैमिलीज। पब्लिक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर ये फॉल करता है पब्लिक सेक्टर। तो ये सेकंड टाइप हो गई। सो फर्स्ट टाइप इज प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, सेकंड टाइप इज पब्लिक एंड प्राइवेट। थर्ड, ऑलराइट, पब्लिक एंड प्राइवेट में कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि लीगल स्टेटस क्या है कंपनी का, क्या वो लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड कंपनी है। भाई ये लिमिटेड और अनलिमिटेड में फर्क क्या है, ये इंशाल्लाह हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। अभी फिल वक्त आपको ये समझना जरूरी है कि लिमिटेड कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर्स एंड इट कैनॉट नॉर्मली बी सूड फॉर द डेट्स ऑफ द बिजनेस। They have given some personal guarantee. Their risk is generally restricted to the amount that they have invested in the company when buying the shares. This is called limited liability. ये जो टॉपिक है लिमिटेड लाइबिलिटीज का, ये इंशाल्लाह ताला हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये फिलहाल आप इसको मार्क कर लीजिए कि ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस नहीं किया। ऑल राइट, नेक्स्ट इज ओनरशिप एंड कंट्रोल. Ownership and control of a limited company are legally separate, even though they may be vested in the same individual or individuals. Shareholders are the owners. Directors are appointed by the shareholders to run the company. अच्छा भैया, ये कौन होते हैं? ये शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ये डायरेक्टर्स कौन होते हैं? ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? ये सब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर में। मगर आज के लिए बस इतना ही, चूंकि ये एक डेमो लेक्चर है, तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ेंगे कि हम अपने हर चैप्टर के हर टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ेंगे, देखेंगे। और मैं जिस तरह आपको गाइडेंस दूंगी ड्यूरिंग द एंटायर कोर्स, अगर आपने उसको फॉलो किया तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सब्जेक्ट ज्यादा बॉदर नहीं करेगा। Though it is a theoretical subject and many students really don't like theory, right? Okay, see you for today. Inshallah, see you in the next class. Hope to see you all. And till then, take care. Allah Hafiz.